एसपी कांग्रेस के पाले में डाली गेंद, कहा यूपी और कर्नाटक चाहे तो केंद्र सीबीआई जांच को तैयार। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, वीके सिंह ने दलितों की कुत्ते से की तुलना, साक्षी महाराज ने गोडसे को बताया देशभक्त, लेकिन पीएम रहे चुप। मोदी सरकार ने पहली बार माना इस साल बढ़े सांप्रदायिक दंगे, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 24 नवंबर को सांप्रदायिक घटनाओं में कमी की कही थी बात। चिदंबरम के बेटे कार्ति की कंपनी पर आयकर विभाग और ईडी के छापे, चिदंबरम का पलटवार, मुझ पर करें कार्रवाई, परिवार को ना करें परेशान। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से राष्ट्रपति की नसीहत, सड़कों से ज्यादा दिमाग में असली गंदगी, मानसिक सफाई पर दिया जोर। लोकपाल पर अन्ना से मिले आप नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह, केजरी सरकार ने अन्ना के सुझाव मानने के दिए संकेत, जारी है प्रशांत भूषण का वार। हरियाणा के अंबाला में लापरवाही ने छीनी 15 लोगों की आंखों की रोशनी, एक ट्रस्ट ने लगाया था हेल्थ कैंप, मुख्यमंत्री खट्टर ने मांगी रिपोर्ट। और आईसीसी ने नागपुर की पिच को बताया खराब, बीसीसीआई से 2 हफ्ते में मांगा जवाब, नागपुर में 3 दिन में ही खत्म हो गया था मैच। नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास, सीधा सवाल में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान के संबंधों पर पिछले 67 सालों से काम चल रहा है। हर मुलाकात, हर बात के बाद उम्मीद जताई जाती है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हर बार पाकिस्तान की दगाबाजी पूरी कवायद पर पानी फेर देती है। हम बात करते हैं दोस्ती और वफादारी की, और वो बदले में देते हैं दुश्मनी और दगाबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ के आने से लेकर उफा की मुलाकात तक पिछले 1.5 सालों में भी यही देखने को मिला है। औपचारिक मुलाकातों और द्विपक्षीय वार्ताओं से कुछ नहीं हो पाया तो सारी उम्मीद टिकी है पेरिस में हुई 3 मिनट की एक अनऑफिशियल मीटिंग पर। पाकिस्तान ने पेरिस से मुलाकात से पहले यह भी कह दिया था कि वो बिना शर्त भारत से बात करने के लिए तैयार है, और उसके बाद पेरिस में मुलाकात। क्या इस बार बनेगी बात या फिर धोखा देगा पाकिस्तान? इसी मुद्दे पर है हमारी बहस। प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 1.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 6 बार हाथ मिला चुके हैं, 2 बार द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और हर बार लगता है कि अब रिश्तों पर जमी बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन हर बार पाकिस्तान की दगाबाजी ने वार्ता को पटरी से उतार दिया। इन तस्वीरों ने एक बार फिर भारत पाक संबंधों पर बहस छेड़ दी है। पेरिस के जलवायु सम्मेलन में मोदी नवाज ने करीब 3 मिनट तक वीआईपी लाउंज में मुलाकात की। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, लेकिन इस मीटिंग के बाद नवाज शरीफ ने जो कहा ये अहम है। नवाज शरीफ ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात सुखद रही, लेकिन शरीफ ने यह भी कहा कि बातचीत के लिए वो नहीं बल्कि खुद पीएम मोदी उनके पास आए थे। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पीएम मोदी जब लाउंज से गुजरे तो उन्होंने देखा कि नवाज शरीफ वहीं बैठे हैं। इसके बाद पीएम मोदी खुद पीएम नवाज शरीफ के पास आए और फिर दोनों नेताओं ने आपस में हाथ मिलाया। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच करीब 3 मिनट तक बातचीत भी हुई। नवाज शरीफ ने बताया कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच आए गतिरोध से रिश्ते बिगड़ने की बात कही और कहा कि इससे दोनों देशों का नुकसान है, इसीलिए बातचीत से इसे सुलझाया जाए। शरीफ ने मोदी से कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इतिहास गवाह है कि बातचीत के लिए हमेशा से भारत ने हाथ पहले बढ़ाए हैं। पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी के कदम नवाज की तरफ आगे बढ़े तो इसकी सबसे बड़ी वजह थी नवाज का बयान, जो उन्होंने पेरिस जाने से पहले 28 नवंबर को माल्टा के कॉमनवेल्थ समिट में दिया था। नवाज ने कहा था कि पाकिस्तान बिना शर्त भारत से बात करने के लिए तैयार है। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर की जिद पर अगस्त में एनएसए लेवल की वार्ता रद्द कर दी,
वो अब बिना शर्त बात के लिए तैयार है। 3 मिनट की इस मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं, लेकिन इसको लेकर एनडीए में ही एकमत नहीं है। बातचीत में कभी कोई हमारी हिंदुस्तान की तरफ से तो कोई बंदिश रही नहीं, उसके कई कारण रहे जो बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। आगे देखिए क्या होता है। स्टैंडर्ड तो है, देखिए नवाज शरीफ से एक बार हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता है, बार बार हमने पहले भी हाथ मिलाया है। आज नवाज शरीफ है, उसके पहले मुशर्रफ थे और कोई थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने से हमारे देश में शांति और कानून व्यवस्था नहीं आएगी। शपथ ग्रहण समारोह और हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद सीमा पर सीजफायर तोड़ने के मामले तेज हुए। सार्क सम्मेलन में शांति की बात हुई तो सीमा पार से गोलियों की रफ्तार और तेज हो गई। उफा में एनएसए लेवल की बातचीत तय हुई तो कश्मीर के मुद्दे पर बात करने की पाकिस्तान की जिद की वजह से वार्ता नहीं हो पाई। और इस बार पाकिस्तान बिना शर्त बात के लिए तैयार हुआ तो भारत में आईएसआई के 5 एजेंट पकड़े गए। भारत के साथ संबंधों के इतिहास में पाकिस्तान के पन्ने दगाबाजी से भरे हैं। ऐसे में पेरिस की इस अनौपचारिक मुलाकात के बाद उम्मीदें जगें भी तो कैसे। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। और आज के इस बड़े मुद्दे पर हमारा सीधा सवाल यह है कि क्या पाक की शराफत सिर्फ दिखावा है? और इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं जो आज इस बहस के दौरान हम उठाने जा रहे हैं। क्या कश्मीर पर पाक के यू टर्न से नर्म पड़ा है भारत के रुख में भी नरमी आई है क्या पश्चिमी देशों के दबाव में झुका है पाकिस्तान और अब बातचीत की बात कर रहा है बिना शर्त? क्या यह मुलाकात भारत पाक के बीच वार्ता की शुरुआत है? भारत पर पाकिस्तान की सेना के रुख से कैसे निपटेंगे नवाज शरीफ? यह भी एक बड़ा सवाल है। और हमारे तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ थोड़ी देर बाद कराची से जुड़ेंगे नुसरत अमीन साहब जो कि वहां के पत्रकार हैं, सुरेश गोयल जो कि पूर्व राजनयिक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस के रुख को सामने रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे ओम बिरला जो कि बीजेपी के सांसद हैं, साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम बिरला जी, पहला सवाल आपसे। भारत का रुख कुछ दिनों पहले तक पूरी तरह से साफ था कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और उस पर बात नहीं होगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत संभव नहीं है। पेरिस में ये जो 3 मिनट की अनौपचारिक मुलाकात हुई है, इसके बाद क्या हम माने कि भारत के रुख में कोई बदलाव आया है क्या? पेरिस की मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री जी आपस में मिलने जुलने का सिलसिला हमेशा रहता है। और क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा विषय है और एशिया के अंदर भारत इसको लीडिंग कर रहा है जी, इसलिए सभी देशों के अंदर हम किस तरीके से संतुलन बना सकते हैं। जब भारत इसका नेतृत्व कर रहा है तो भारत इस संपूर्ण देश के अंदर सबको साथ लेकर एशिया के देशों के साथ चल रहा है। जहां तक पेरिस का सवाल है कि दोनों देशों और दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में क्या वार्ता हुई, ये किसने स्पष्टीकरण नहीं किया है, लेकिन भारत हमेशा आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवादी गतियों को संरक्षण न देने के लिए हमेशा पाकिस्तान को चेताता रहा है। और भारत का रुख यह है कि आतंकवादियों को संरक्षण देना बंद करे, आतंकवादी गतिविधियों करने वालों को पनाह न दे और आतंकवादी गतिविधियों नहीं। लेकिन ओम बिरला जी, सरकार तो अभी तक लगातार यही कह रही थी कि पहले आतंकवाद बंद करे पाकिस्तान, उसके बाद बातचीत होगी। लेकिन अब इस बातचीत का जो खुलासा नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी मीडिया से किया है वो ये है कि नवाज शरीफ सोफे पर बैठे थे लाउंज में, प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को देखा, प्रधानमंत्री मोदी खुद चलकर नवाज शरीफ के पास गए और उनसे इन विषयों पर बात की और कहा कि अगर आतंकवाद बढ़ता है तो दोनों देशों का नुकसान है। यानी नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश पीएम मोदी की तरफ से की गई। यह बड़ा बदलाव है क्या रणनीति में?
अब कोई दोनों देश के प्रधानमंत्री मिलेंगे हाँ। तो क्या औपचारिक वार्ता और औपचारिक रूप से भी नहीं मिलेंगे क्या? इस देश के अंदर ऐसा टकरार थोड़ी है। हमारी सीमाओं पर आतंकवाद के विषय पर टकरार हो सकती है, लेकिन कभी भी कोई देश का, किसी भी देश का, मानो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, हाँ। कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध बाद हमारी संसद पे हमला हुआ, इस्लामाबाद में हमारी मतलब पूर्व राष्ट्रपति जी से वार्ता हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की नहीं की? हाँ, मतलब टकराव की कोई बात नहीं है। राजीव त्यागी जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये सरकार में जब बीजेपी आती है तो उसके स्वर क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि जब यूपीए की सरकार थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी के तमाम नेता, बड़े आला नेता जो थे, वो ये बयान देते थे कि अगर सरहद पर एक सिर कटता है तो हम एक सिर के बदले 10 सिर लाएंगे। इस तरह की बातें की जाती थी। और अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा भाई टकराव की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, आज भी बयान पर कायम है कि हिंदुस्तान की सरहद पर आतंकवाद पसंद नहीं और करते, उन्होंने ये और कहा था बर्दाश्त डीजी नहीं करेंगे। डायरेक्टर जनरल बीएसएफ ने कि 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान सीमा पर जितना उल्लंघन कर रहा है 1971 में उतना उल्लंघन हुआ करता था, या 1971 के वार के टाइम पे सीमाओं का उल्लंघन हुआ, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम जो कर रहा है वो 1971 से ज्यादा कर रहा है। नंबर 1, डीजी बीएसएफ ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में जो गांव के लोग बाग रहने वाले जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, 15 से 20 हजार गांव के लोगों को वहां से बॉर्डर से हटाया गया, भारतवर्ष के बॉर्डर से। तो ये चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहूंगा वो 56 इंच और लाल लाल आंखों का क्या हुआ जब आप कहा करते थे चुनाव प्रचार के दौरान कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करेंगे। 2008 में जब मुंबई टेरर हुआ था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था कि हम लोग टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम लोग पाकिस्तान से कहीं भी कोई बातचीत नहीं करेंगे। ऐसी क्या जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उन्होंने खाकरा खिलाने के लिए, जलेबी खिलाने के लिए नवाज शरीफ साहब को अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी पे बुला लिया? उसके बाद से जो है जो घटनाएं हैं वो पूरे देश के सामने हैं। मैं कहना चाहूंगा या तो भारतीय जनता पार्टी एक बात करे कि हम लोग पाकिस्तान को लेकर के या विदेश नीति को लेकर के एक राष्ट्रीय नीति बनाएं और उस राष्ट्रीय नीति को सभी दल फॉलो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये, जब विपक्ष में होती है तो 56 इंच का सीना बाहर आ जाता है, और जब सत्ता में चली जाती है तो सीना जो है 5.6 इंच का रह जाता है। नहीं त्यागी जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का रुख इस पर क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत नहीं चाहती? आतंकवादियों को लेकर के और शहीदों को लेकर के बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। नहीं त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है, आप ये साफ कीजिए। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो? कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती? पार्टी का स्पष्ट, कांग्रेस पार्टी का मैंने बताया ना, देखिए कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट रुख है। हाँ। कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जब हमारे जवान शहीद हो रहे हों, 2014-15 में हमारे जवान जितने शहीद हुए इतने कभी भी एक साल में जवान शहीद नहीं हुए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या भारत की सरकार को, वर्तमान सरकार को पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह देना चाहिए कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं हो सकते। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हमारे अगर जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे लोग बाग यदि परेशान है, तो पाकिस्तान से बात किस बात की? ऊफा समझौते के तहत जब नवाज शरीफ साहब ने एक समझौता किया था ऊफा पे कि हम आतंकवाद पे बात करेंगे, ऊफा से जब वो अपने देश में पहुंचते हैं तो कहते हैं कश्मीर के विषय में बातचीत होगी, और ऊफा समझौते को वो पीछे छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान को हमने हमेशा देखा है कि पाकिस्तान यू टर्न लेता है, और ठीक उसी तरह से मोदी जी अपने 2014 के स्टैंड से यू टर्न ले रहे हैं। तो दोनों तरफ यू टर्न लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल। जीडी बख्शी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो जमीनी माहौल आपको नजर आ रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच कि इस तरह की बातचीत हो, अनौपचारिक ही सही, लेकिन जिस तरह से नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी मिले पेरिस में, वो हम सबने देखा। वो 3 मिनट की जो बातचीत है वो तमाम टेलीविजन चैनल्स पर लगातार चली है। बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या नजर आता है, और क्या वाकई जमीनी हालात बदल गए हैं जिसके चलते अब इस तरह की बात होने लगी? जमीनी हालात का जहां तक सवाल है जी, मुझे तो कुछ बदला नहीं दिखाई दे रहा। और सीधी बात यह है कि हमारे माफ कीजिए, सीधी बात यह है कि पाकिस्तान का टेरर जो है वो लगातार चलते जा रहा है। अभी गुरदासपुर, उधमपुर की वारदातें हुई हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान ने
उसकी आईएसआई ने वहां पे मुजफ्फराबाद में लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप्स का संगठन वहां बुलाए और उनको आदेश दिए हैं कि वो भारत में बड़ी टेरर वारदातों का सरंजाम करें। तो मेरे समझ में ये नहीं आता कि अगर हम आज बातचीत की शुरुआत फिर करते हैं और 1 महीने बाद बम हमारे यहाँ फटने लगते हैं, हमारे 100-150 लोग मारे जाते हैं, तो क्या फिर ये फायदा क्या है ये सब का? नवाज शरीफ साहब से हमने कितनी बार बातचीत का प्रयोजन किया है, बातचीत करी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब एक फ्री एक्टर नहीं है। जब वो वापस इस्लामाबाद जाते हैं तो बदल जाते हैं। बीडी मिश्रा साहब, क्या हकीकत यही है? पाकिस्तान की आईएसआई और डीप स्टेट ये जाहिर करती है वो मात्र एक मुखौटा है। देखिए, मुखौटे से बात करने का मतलब ही नहीं। क्या बीडी है? मिश्रा साहब, फिर ये क्यों कहा जाता है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती? आप पहले टेरर बंद कीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। बातचीत तो हो रही है, हम तो तैयार नजर आ रहे हैं इस बॉडी लैंग्वेज से, तो ऐसा ही लगता है। ये हमको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पावर सेंटर क्या है। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं कि पाकिस्तान में जनरल रहील शरीफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर और लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खान जजुआ, ये जो 3 लोग हैं, ये वहां की पॉलिसी पूरा इंडिया के प्रति कंट्रोल करते हैं। नवाज शरीफ साहब पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर तक गए थे और बड़े अच्छी तरीके से उनका खैर मकदम नवाज शरीफ साहब ने किया था, लेकिन वहां पर उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये लोग जो प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां होना चाहिए था वो लोग नहीं थे। और उसके बाद कारगिल हुआ। मैं आपको और भी बताना चाहता हूं, पिछले बार भी जब नवाज शरीफ सार्क सम्मेलन में गए थे काफी पहले और यह काठमांडू में हुआ था, तो जब वो तकरीर कर रहे थे तो अपना लेफ्टन छोड़ के वो अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां बैठे हुए थे, उनके सामने आके हाथ मिलाया था और यह कहा था कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। और उसके पहले जियाउल हक साहब क्रिकेट देखने जयपुर आ गए थे जब हेड ऑफ द स्टेट थे जी। तो ये जो चीजें हैं ये लोग करते रहे हैं, लेकिन मोदी जी की जो 3 पहल है, पहला स्वेरिंग इन में नवाज शरीफ को बुलाना, उल्फा में नवाज शरीफ को खुद इनवाइट करना और 3 कदम आगे जाके मिलना और अभी पेरिस में मिलना, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। मैं ये भी समझता हूं कि फौज सिर्फ नहीं लड़ती है और जो स्ट्रेटेजिक एक असेसमेंट होता है, जो स्ट्रेटेजिक एक फॉरेन पॉलिसी का संचालन होता है, वो कई फ्रंट पर होता है और इसमें देश का जो सबसे बड़ा नेता है वो मैटर करता है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। गोयल साहब, ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या बातचीत होनी चाहिए? वाकई ऐसा माहौल है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत करें, बातचीत की टेबल पर आए? ये आपने जो सवाल पूछा है बड़ा मुश्किल सा सवाल है ये जी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 3 मिनट की एक जो बातचीत हुई है, शिष्टाचार के नाते जो बातचीत हुई है, इसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि कम से कम डिप्लोमेटिक सर्कल्स में या हमारे विदेश मंत्रालय में इस बात को इतनी तूल या इतनी हवा नहीं दी जा रही है जितनी की मीडिया में दी जा रही है कि 3 मिनट की बातचीत। गोयल जी 3 मिनट की अनौपचारिक बातचीत जिसका जिक्र हो रहा है, पहले इसकी डिटेल्स नहीं आई थी, लेकिन अब डिटेल नवाज शरीफ के हवाले से आ रही है। कहा यह जा रहा है कि एक सीनियर डिप्लोमेट है, उनके हवाले से एक पाकिस्तानी अखबार है, उसमें जो बातें सामने आई उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किस तरह से मोदी आए, खुद चलकर आए नवाज शरीफ के पास और नवाज शरीफ से मुलाकात की। और जो डिटेल है उसमें यह भी है कि दोनों देशों के बीच आए गतिरोध से रिश्ते बिगड़ने की बात कही पीएम मोदी ने और यह भी कहा कि आतंकवाद से दोनों देशों का नुकसान होगा, तो इस कदम में इसके लिए कदम उठाए जाएं। ये डिटेल है। अगर आप मेरे को बोलने का थोड़ा सा अवसर दें जी। ये सब मैंने सुना और इसमें कोई भी कहीं भी किसी तरह से कोई नई बात नहीं है। ये सब जब भी बातें होती हैं ये हमेशा होता है कि हमारी तरफ से कहा जाता है कि बातचीत होनी चाहिए, गतिरोध नहीं होना चाहिए, आतंकवाद बड़ा मुद्दा है। तो जो प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है उसमें कहीं कोई नई चीज नहीं है। और ये कहना बिल्कुल भी ये भी नाजायज चीज होगी कि अगर वहां पर ही शरीफ साहब दिख रहे हैं वहां पर तो अगर हमारे प्रधानमंत्री वहां पर गए उनसे हाथ मिलाया तो क्यों मिलाया, ये भी बड़ी एक अजीब सी चीज है। इन तस्वीरों को आप देखिए जी, मैंने देखा इससे पहले शायद ऐसी तस्वीरें नहीं सामने आई थी। ये अनौपचारिक तस्वीर जो सामने आई है अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। जी मैंने नवाज शरीफ
एकटक बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि वो बहुत थोड़े से समय में बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मैंने देखा, वो सब तस्वीरें देखी हैं जी। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप भारत और पाकिस्तान के संबंधों की, रिश्तों की बात करें तो जो रिश्तों में जो मेन मुद्दा क्या है उनके बारे में अगर सुलझाना है तो क्या रास्ता है? या तो हम एक वॉर का तरीका इख्तियार करें जी। अगर वॉर का तरीका इख्तियार करेंगे तो झगड़े होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे सब वहां पर। उसमें यह भी कहा जाएगा कि हम अगर एक सिर कट के आया तो हम 100 सिर काट के भेजेंगे। ये सब तो चलता रहेगा, होगा। और हमको वी हैव टू बी टफ कि अगर कोई ऐसा एक्शन होता है उसका रिटेलिएशन दिया जाना चाहिए। लेकिन उस रिटेलिएशन के चलते हुए ये कहा जाए कि हम बातचीत नहीं करेंगे, ये हमने ना कभी कहा और ना कभी कहेंगे हम ये, क्योंकि बिना बातचीत के किसी बात का सॉल्यूशन मुमकिन नहीं है। अब ये रहा बातचीत के बाद मुद्दा क्या होगा। जी त्यागी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? जी मैं पहले जरा एक खत्म कर लूं अपनी बात। बस आ रहा हूं, गोयल साहब आपके पास आ रहा हूं। हाँ त्यागी जी देखिए, जो मैंने अभी एक विद्वान वक्ता को आपके पैनल पे सुना, एक विद्वान वक्ता को मैंने आपके पैनल पे सुना, मैं उनको करेक्ट कर देना चाहता हूं कि 2008 में जब मुंबई अटैक हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने यह स्टैंड लिया था कि या तो पाकिस्तान अपने टेरर कैंप्स बंद करे, उनको नेस्ते नाबूद करे, नहीं तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान को लेकर के या तो नोबेल प्राइज लेना है, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे प्रधानमंत्री तब आपके लाल किला पर भी अटैक हुआ, संसद पे भी अटैक हुआ। जी आपने कभी जवाब दिया क्या? कारगिल भी हुआ, आगरा समिट के बाद कारगिल हुआ। आपने कभी पाकिस्तान को 10 साल तक सरकारी कोई आपने कारगर जवाब दिया क्या? ओम बिरला जी उस वक्त आप किस तरह का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे? भारत का नहीं सुनिए, मैं त्यागी साहब ने एक बात कही है, मैं बॉर्डर सील करें, उसका क्लैरिफिकेशन ले लीजिए आप जी। और पाकिस्तान उस तरीके का जवाब एक्सपेक्ट कर दे जैसे हमने जवाब दिया। आप एक बात को सुनिए, जब भी सीमा कि पर उस टाइम पर जब कहा गया था कि हम जब तक ये टेरर कैंप बंद नहीं होंगे बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद जो हमारे पहले लगातार इनके कार्यकाल में 10 साल ही बातचीत की पहल की थी, पार्टी के रहे हो, तो बिना कांग्रेस के रहे हो, जनता दल के रहे हो, चाहे वो किसी और अन्य दल के जनता पार्टी के रहे हो, सबने यही कहा कि पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जाएगा और बेहतर जवाब दिया जाएगा। किसी भी प्रधानमंत्री ने सैनिकों 2008 के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी उन्होंने भगवानी कथा पढ़ी है, उनका गोला बारूद छुपा दिया जी की जानकारी में लेकिन ओम बिरला जी ये बात तो आप मानेंगे कि उस वक्त आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने ऐसे बयान दिए जो कि व्यवहारिक नहीं थे, ये बात तो आप मानेंगे ना? आवाज नहीं आ रही भाई, कट गया मुझे। चलिए ओम बिरला जी आपके सहयोगी हमारे साथ आ चुके हैं, अरविंद सावंत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवसेना के सांसद हैं। सावंत जी आपसे जानना चाहेंगे, हम लगातार पिछले 15-20 मिनट से बहस कर रहे हैं और लबोलुआब जो है वो ये है, बड़ा सवाल निकलकर ये सामने आ रहा है कि क्या वाकई जमीनी तौर पर ऐसे हालात हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो? शिवसेना तो कहती है कि पाकिस्तान दो मुंहा साफ है, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है, वो पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है। शिवसेना अलग पार्टी है, पहले ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि शिवसेना के जो सारे उद्दिष्ट है वो साफ है, शुरू से है, आज नहीं है, 50 साल से वही भूमिका शिवसेना निभा रही है। हमारा आज भी वही कहना है, जब तक सीमा पर गोलियां बौछारें बंद नहीं होती, जब तक हमारे जवान शहीद नहीं होते, जब तक निष्पाप नागरिकों की हत्या करना बंद नहीं होता, जब तक वहां के आतंकवादियों को जिस तरह से पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, शस्त्र दे रहा है, वो बंद नहीं होता, तब तक चर्चा करना कुछ फायदा नहीं है। और आपने देखा होगा इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ से मिले थे, तब हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा था ये हाथ शरीफ नहीं है, इससे हाथ मत मिलाइएगा। और नवाज शरीफ जी यहाँ एक बात कही, जैसे ही पाकिस्तान गए उन्होंने दूसरी बात कर दी। अब वो जानबूझकर कल की जो अनौपचारिक उनकी मीटिंग हुई उसमें पहले क्या बता रहे हैं कि खुद वो हमारे पास आ गए। ये जो जानबूझकर जो जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिमा मलिन करने का काम करते हैं वो ठीक नहीं है। तो ये जो सारी चीजों को देखते हुए ध्यान में रखना है, जो चीज पिछले 60 सालों में सुधर नहीं गई वो आज सुधर जाएगी, इस पर हमारा विश्वास नहीं। आपको विश्वास नहीं है ऐसा? जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत देर से चुप हैं। बख्शी साहब मैं आऊंगा आपके पास। बख्शी साहब आपसे जानना चाहूंगा, आपको
क्या वजह नजर आती है पाकिस्तान के रुख में ये जो बदलाव आया है? पहले 4 शर्तें रखी जाती हैं यूएन में, जिसमें कहा जाता है कि दोनों तरफ से सीज फायर हो, कश्मीर से फौज हटे, सियाचिन से फौज हटे, और चौथी शर्त यह थी कि कोई भी फौज का इस्तेमाल ना करे। फिर अचानक नवाज शरीफ ये कह देते हैं कि भाई हम बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार हैं। इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सीधे सीधे उन पर पश्चिमी देशों का दबाव है, दबाव के चलते वो वहां आए हैं, तो उनको आना चाहिए। हम मतलब देखिए, जो एग्रीव्ड पार्टी हैं वो तो हम हैं। 167 हमारे जो हैं नागरिक बेचारे मारे गए, उनके खून से लाल हो गया मुंबई की सड़कें। आप मुझे बताइए, 8 साल बीत गए हैं उस वारदात को। राजीव त्यागी जी बताएं कि उसके बाद हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए? व्हाट कॉस्ट डिड वी रेज फॉर पाकिस्तान? क्या किया है हमने आज तक टू ब्रिंग टू जस्टिस? जिन लोगों ने हमारे लोगों का हत्याकांड किया वो सारे के सारे फ्री घूम रहे हैं। क्या क्या किया है हमने टू रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान? बख्शी जी, तो यानी आपके हिसाब से इस वक्त ऐसा माहौल नहीं है और वारदातें करे। बख्शी जी, आपके हिसाब से ऐसा माहौल यानी नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी को नवाज शरीफ के पास जाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल ये कहना चाह रहा हूं कि जो असली माहौल है वो तो ऐसा है जैसा पहले था। जैसे हमारे लोग पहले मारे जा रहे थे, अब भी वो मारे जा रहे हैं सीमा पर, उधमपुर में, गुरदासपुर में। और अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही हैं कि अगले महीने 1.5 में वो कोई बड़ी वारदात का सरंजाम करने की बात कर रहे हैं। आज आप बात करें, 1 महीने बाद बम फटे हमारे मुंह में और पता चले कि 100-150 और भारतीय जो है वो शहीद कर दिए गए हैं। फिर मैं एक सवाल, बीडी मिश्रा जी, क्या वाकई ऐसे हालात हैं जिस बात का जिक्र सावंत जी कर रहे हैं? 2 स्पाइस पकड़े गए, 3 कोलकाता में भी पकड़े गए जिनके ऊपर शक है, उसके बावजूद भी हम बातचीत करें। समीर अब्बास जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं जी। जो यहाँ बातचीत हो रही है, तो जो राजनीतिक इसको एक तर्ज दिया जा रहा है, उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। यहाँ पर जो बातचीत हो रही वो तो सही है, लेकिन हमारे जब लीडर पाकिस्तान में जाके बातचीत करते हैं, तो वहां का मंच इस्तेमाल करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी शांति की जो पहल है हम नहीं उसको कर सके, और कोई लीडर जाके ये कहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटाओ, तो यह तो बातचीत नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम बातचीत न करें और बातचीत का कोई माहौल न बने, तो क्या यह तय है कि पाकिस्तान बंद कर देगा जो हरकतें कर रहा है बॉर्डर पर? और दूसरी बात यह भी है कि पाकिस्तान का जो अभी नवाज शरीफ ने पेरिस में बात कही कि फ्रांस में जो हत्याकांड हुआ है उससे हमको दर्द है, लेकिन यह नहीं कहा कि जो हत्याकांड करने वाले हैं उनके हम खिलाफ हैं। तो यह सब बातें मिला के मैं समझता हूं कि राजनीति इस पर हावी न हो, बल्कि इस पर तर्क हावी हो, सेंस हावी हो, और इस पर हमारे बॉर्डर का जो हमारा गार्ड है वो डाउन न हो। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारी बॉर्डर की सुरक्षा। ओम बिरला जी, आप इन तमाम सवालों को कैसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आप तो अपने सहयोगी की भी नहीं सुन रहे, शिवसेना की। कांग्रेस के राजीव त्यागी जी जो बात कर रहे हैं, उनको तो बात करने का हक ही नहीं है। उनके कांग्रेस के नेता मनीष शंकर अय्यर, नहीं, ओम बिरला जी, आप बड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपसे सीधा जवाब एक्सपेक्ट भी करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा लौटूंगा और आपके सामने यही सवाल रखूंगा, साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन होते हैं हाजिर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि।